हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी व्याकरण पाठशाला। आज हम लोग बाल्यावस्था से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने शैशवावस्था को समझा। आज हम लोग बाल्यावस्था को समझेंगे कि बाल्यावस्था से किस तरीके के प्रश्न आते हैं और यूपी टेट किस स्तर तक पूछता है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? जीवन के अनोखे काल की बात होगी तो ये कहा है कोल एंड ब्रूस ने। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और क्यों कहा है उस पर अगर हम बात करें, क्योंकि बाल्यावस्था में संवेगात्मक परिवर्तन इतनी तेजी से होते हैं या इतने विविध होते हैं कि उनको जो है समझ पाना बहुत ही चुनौती जैसा बन जाता है उनके माता पिता के लिए। इसीलिए बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। किस अवस्था को छद्म परिपक्वता का काल माना जाता है? छद्म परिपक्वता की बात होगी तो रॉस का नाम आएगा कि रॉस के अनुसार जो होता है, बच्चा शारीरिक रूप से बड़ा दिखने लगता है लेकिन बड़ों जैसी बातें करता है वो, है ना? और उसमें क्या है कि शारीरिक रूप से तो बड़ा दिखने लगता है और उसकी बातें भी बड़ी जैसी हो जाती हैं, जिससे भ्रम होता है कि वह परिपक्व हो गया है, पर वो मानसिक रूप से अभी भी बच्चा ही होता है। तो किस अवस्था को कहा गया है? तो बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका किसकी होती है? केवल परिवार की या विद्यालय और समय समूह की, धार्मिक संस्थाओं की या जनसंचार माध्यम की? तो अगर हम बाल्यावस्था में सामाजिकरण की भूमिका की बात करें तो बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वो परिवार के घेरे से निकल कर, क्योंकि ये तो शैशवावस्था में था ना, प्राथमिक उसका सामाजिकरण जो होता है वो शैशवावस्था में उसके माता पिता के द्वारा ही होता है, उसके परिवार के द्वारा होता है। पर जब बाल्यावस्था की बात होगी तो उसका हो जाएगा, उसके फ्रेंड हो जाएंगे जिनके साथ वो खेलता है, और विद्यालय इसमें आएगा। ठीक है, तो क्या बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा? विद्यालय और समवयस्क समूह की जो है मुख्य भूमिका होती है सामाजिकरण के लिए, क्योंकि अब वो परिवार से बाहर निकलकर खेलने लगता है, बाहरी दुनिया में कदम रख देता है, जहाँ उसको सहयोग मिलता है, प्रतिस्पर्धा करता है, सामाजिक नियमों को आत्मसात करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था 7 से 11 विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है? तो जो इन्होंने दी थी वो थी एक 0 से 2 वर्ष से संवेदीगामक अवस्था। इसके बाद होती है कह सकते हैं हम 2 से 6 वर्ष, ठीक है? और 7 से 11 वर्ष जो है मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था है। औपचारिक अवस्था जो होती है वो 11 से 15 वर्ष की होती है। तो 7 से 11 कौन-सी हो जाएगी? मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चा जो है मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में पहुँचता है तो वह तर्क करता है, मतलब बाल्यावस्था में वह तर्क करता है, वह उन्हीं चीज़ों पर तर्क करता है जो उसके सामने मौजूद हैं। अमूर्त की चिंतन जो अमूर्त है, अमूर्त तरीके का तर्क नहीं कर पाता है, जो वस्तु उसके सामने नहीं है, उन पर वो अपना जो है तर्क नहीं दे पाता है। ठीक है? तो कौन-सा सही हो जाएगा? मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था सही हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति किस पक्ष से संबंधित है? वो चीज़ों को कलेक्ट करते हैं बाल्यावस्था में। तो अगर इसकी प्रवृत्ति की बात करें, संग्रह की प्रवृत्ति की बात करें, तो बालक जो होते हैं वो मानसिक रूप से वस्तुओं के क्या करते हैं, स्वामित्व का आनंद लेते हैं। मतलब उनको जो है ना कलेक्ट करना हर एक चीज़ को बड़ा पसंद आता है। जैसे कि खाली डिब्बों को कलेक्ट कर लेंगे, टिकट को कलेक्ट कर लेंगे, पत्थर कंचे, है ना? पुराने खिलौने, इन्हें वो फेंकते नहीं हैं अपने से दूर, वो कलेक्ट करके रखते हैं। वो क्या दर्शाता है? उसके वर्गीकरण कौशल को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वर्गीकरण कौशल को। तो ये किसके लिए सही हो जाएगा? वो संज्ञा जो संवेगात्मक पक्ष है उसको दर्शाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसे टोली की अवस्था कहा जाता है? गैंग एज की बात हो रही है। गैंग एज बाल्यावस्था की ही अवस्था है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था की है। ठीक है, यहाँ जो पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो इसमें समांतर खेल खेलते हैं और व्यक्तिगत खेल पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में क्या हो जाता है, वो अपनी ही उम्र के साथियों के साथ समूह बनाने लग जाते हैं और उनके साथ ज़्यादा लॉयल्टी की अगर हम बात करें तो वो उत्तर बाल्यावस्था के जो बालक होते हैं वो अपने समूह के साथ ज़्यादा निभाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है?
सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो ये हो जाएगी मानसिक स्थिरता। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाल्यावस्था में क्या होता है? शिशुअवस्था जैसी चंचलता थोड़ी कम होती है ना? और बच्चे अधिक गंभीर हो जाते हैं और एकाग्र होकर जो है ना कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और इसी को जो है रॉस ने महत्वपूर्ण माना है। तो मानसिक स्थिरता जो है वो आने लग जाती है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है गंदी अवस्था के नाम से किस अवस्था को जाना जाता है? गंदी अवस्था के नाम से भी जो है आपकी बाल्यावस्था को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डर्टी एज के नाम से। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं खेल कूद में धूल मिट्टी में लिपटे रहना, स्वच्छता के प्रति इतनी ज़्यादा लापरवाही करते हैं। इसी कारण मनोवैज्ञानिकों ने इसको डर्टी एज कहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? शिशुअवस्था की बात की थी तो हमने आपको बताया था कि बालक का व्यक्तित्व जो होता है वो इंट्रोवर्ट होता है, वो अंतर्मुखी होता है। पर यहाँ पर अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो बच्चे हो जाते हैं एक्सट्रोवर्ट, मतलब बहिर्मुखी जो होते हैं, मूर्खी व्यक्तित्व हो जाता है। पर्सनैलिटी की बात करें तो उनकी हो जाती है बहुमुखी। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अपने मन में खोए रहने की जगह बाहरी दुनिया में, अपने दोस्तों में, सामाजिक गतिविधियों में ज़्यादा अधिक रुचि लेने लगता है। इसको फिर हम लोग एक्स्ट्रोवर्ट के नाम से जानते हैं, ना कि इंट्रोवर्ट के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। फ्राइड के अनुसार बाल्यावस्था कामुकता की दृष्टि से कौन सा काल है? फ्राइड के अनुसार शिशुअवस्था की हम लोगों ने बात की थी, तो अगर यहाँ बात करें तो इसको बोलते हैं सुषुप्तावस्था। ठीक है, लेटेंसी स्टेज। क्या कहते हैं? लेटेंसी स्टेज। फ्राइड के अनुसार जो कामुक ऊर्जा होती है वो शांत रहती है और बच्चा अपनी ऊर्जा ज्ञान प्राप्त करने और कौशल सीखने में ज़्यादा अपना दिमाग लगाता है और अपनी ऊर्जा को ज़्यादा लगाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपकी जो है राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? जब हमने शिशुअवस्था की बात की थी तो आपको बताया था कि हड्डियों की संख्या जो है वो 270 बताई थी आपको, है ना? लेकिन हड्डियों की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी? यहाँ 350 हो जाएगी। इस अवस्था में क्या होता है कि अस्थिकरण की प्रक्रिया चलती है। छोटी-छोटी हड्डियाँ और कार्टिलेज बढ़ने का जो कारण है वो संख्या कितनी हो जाती है? 350 तक पहुँचती है। जो अगर हम बाद की बात करें तो बाद में थोड़ा कम हो जाती है, बट अभी इस स्टेज पे आके थोड़ी ज़्यादा हड्डियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल किसने कहा है? अगर हम प्रतिद्वंद की बात करेंगे तो किलपैट्रिक का मानना था कि बच्चा जो होता है वो समाज में अपनी जगह बनाने के लिए दूसरों से प्रतिद्वंदित होता है, ठीक है? या मुकाबला करता है, जिससे उसमें क्या आता है, एक तो ईर्ष्या आएगी और प्रतिस्पर्धा की जो भाव है वो आने लग जाते हैं। तो किनका मानना था? किलपैट्रिक का मानना था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। उत्तर बाल्यावस्था में बालक किन भौतिक राशियों के संरक्षण को समझने लगता है? भौतिक राशियों के संरक्षण की बात है तो हम बताएं आपको प्याजे के अकॉर्डिंग, जब बच्चा समझ जाता है कि मिट्टी के गोले को चपटा कर दिया जाता है तो भी मिट्टी की मात्रा उतनी ही है, या मिट्टी मिट्टी का कुछ और बर्तन बनाया जा रहा है तो भी मिट्टी की मात्रा उतनी ही है, तो वह यह समझने लगता है कि आयतन, भार और संख्या के अंदर को जो अंतर है उनको समझने लगता है। तो किसमें अंतर आ जाता है, समझने लगता है? आयतन में, भार में और संख्या में। तो हम इसमें से कौन सा सही लगाएंगे? द्रव्यमान संख्या जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बाल्यावस्था में संवेगों में क्या परिवर्तन आता है? संवेगात्मक नियंत्रण की बात करें तो बाल्यावस्था में बच्चा अपने संवेगों जैसे रोना, गुस्सा करना, जो कि शैशवावस्था में नियंत्रित नहीं होता है, उस पर थोड़ा कंट्रोल करने लगता है ना? दबाना या सही समय पर प्रकट करना सीख जाता है कि कब उसको रोना है, कब हँसना है। जबकि जो शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं, वो हर चीज़ को सिर्फ़ रो के ही बता पाते हैं। तो क्या सही हो जाएगा? इसमें क्या होने लगता है? नियंत्रण करने लगते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संवेगों पर नियंत्रण बनने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न पर जाएँगे। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कौन-सी है? बिल्कुल आपकी बाल्यावस्था ही है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? स्कूल एज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूल एज कहते हैं। ठीक है? बाल्यावस्था को। और इसकी एज क्या होती है? 6 वर्ष।
क्या होती है, 6 वर्ष से बच्चों की एज जो है वो स्कूल की एज मानी जाती है और इसमें बच्चे औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ कर देते हैं, जिसको हम लोग फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बाल्यावस्था में खेल का स्वरूप कैसा होता है? खेल की स्वरूप की अगर हम बात करेंगे, तो इनमें बच्चे जो है एकल खेल नहीं खेलते हैं, सामूहिक खेल खेलने लगते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बच्चा खिलौना से खेलने की बजाय टीम वर्क वाले खेल खेलने लगता है, जबकि शैशवावस्था में वो अकेले खेल रहा था, खिलौनों से खेल रहा था। यहाँ टीम वर्क में खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, खो-खो पसंद करेगा और भी कई तरीके के सामूहिक खेल हैं, उनको पसंद करने लगता है। इनमें क्या होता है, उसमें वो लीडरशिप वाली जो वो गुण होते हैं वो आना प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को निर्माणात्मक काल कहा है? निर्माणात्मक काल की बात करें तो फ्राइड के अनुसार भविष्य के व्यक्तित्व की नींव इसी काल में पड़ती है। निर्माण करने लगता है बच्चा, जो कुछ भी बनना चाहता है उनके लक्षण इसी अवस्था में दिखने लगते हैं। तो किनका मानना था? सिगमंड फ्राइड का, कि जो ये निर्माण की अवस्था है, निर्माण का काल है कि बच्चों को क्या बनना है, क्या सीखना है, वो इसी एज में उनकी जो है ना नींव पड़ना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बाल्यावस्था में बालक की लंबाई औसत वृद्धि प्रति वर्ष कितनी होती है? तो इसकी लंबाई में वृद्धि की बात होगी तो बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो धीमी होती है विकास की गति, है ना? और औसतन अगर हम बात करें तो 2 से 3 इंच जो है प्रति वर्ष की वृद्धि एक स्वस्थ विकास का संकेत होती है। अगर आपका जो बच्चा है बाल्यावस्था की उम्र में है और वो अगर स्वस्थ है, तो उसकी हर मतलब प्रति जो वर्ष है वो 2 से 3 इंच हाइट बढ़ना प्रारंभ हो जाती है और बढ़ती है, मतलब धीमी गति होती है, लेकिन हम 2 से 3 इंच प्रति वर्ष की जो है वृद्धि का संकेत होता है, राइट। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। समलिंगीय प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? तो ये भी होता है आपका बाल्यावस्था, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लड़के लड़कों के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं खेलना-कूदना और लड़कियों से उतना वो क्या कहते हैं पसंद नहीं करते हैं। लड़कियाँ लड़कियों के साथ और लड़के लड़कों के साथ खेलना, समूह बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। विपरीत लिंग के प्रति इस एज में कोई भी आकर्षण नहीं होता है या कह सकते हैं कि न्यूनतम होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का भार जो है वो कुल शरीर के भार का कितना प्रतिशत हो जाता है? तो मस्तिष्क के भार की बात होगी तो 9 से अगर हम बात करें 9 से 10 वर्ष का जो बच्चा है, जो 10 वर्ष की आयु तक का जो बात होगी, तो मस्तिष्क अपने पूर्ण भार का लगभग 90 से 95% प्राप्त कर लेता है। तो हम जाएँगे 95 के, ठीक है? इन दोनों के बीच की बात होगी 90 से 95%। अगर इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा तो आप 90 लगाएँगे और अगर दोनों में से मतलब दोनों होंगे तो आप फिर भी 90 लगाएँगे, बट अगर अकेले होगा तो आप 95 भी लगा सकते हैं। इसीलिए जो है बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बालक की जो सीखने की क्षमता होती है, वो चरम पर होती है इस समय में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन-सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था की विशेषता की बात करें तो यथार्थवादी दृष्टिकोण, रचनात्मक कार्यों में आनंद, तीव्र मानसिक विकास सब कुछ सम्मिलित है। डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। स्वावलंबन की भावना का अभाव। बच्चा अपने रोज़मर्रा के काम जैसे नहाना, कपड़े पहनना, बस्ता अपना तैयार करना, ये खुद करने लगता है। इसीलिए उसमें क्या होता है, स्वावलंबन की जो कमी है वो कहना गलत होगा। इसमें अभाव नहीं होता है, इसमें बढ़ोतरी होती है। वो अपने कार्य खुद से करने लगते हैं, है ना? नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बाल्यावस्था में चिंतन की प्रकृति कैसी होती है? चिंतन की प्रकृति की बात करें तो इसमें तार्किक चिंतन होने लगता है बाल्यावस्था में। तार्किक लेकिन मूर्त वस्तुओं तक सीमित, बिल्कुल। वो अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते। जो चीज़ें अमूर्त हैं, वो जो दिख नहीं रही हैं, उन पर वो कल्पना अपनी उतनी तेज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, मूर्त जो वस्तुएँ दिख रही हैं, उन पर वो तर्क कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। खेल की आयु किसे कहा जाता है? खेल की आयु जो है वो 2 से 6 वर्ष की है और 2 से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं या प्री चाइल्डहुड की बात करें तो इसको हम प्री चाइल्डहुड भी कहते हैं। बच्चा सबसे ज़्यादा इस टाइम पे एक्टिव होता है। कैसा होता है? एक्टिव होता है और इसी टाइम पर वो जो है
इसके खेल की उम्र के नाम से भी प्ले एज के नाम से भी जाना जाता है और इसके लिए शारीरिक विकास के लिए खेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बाल्यावस्था में नैतिक विकास का आधार क्या होता है? नैतिक विकास के आधार, तो नैतिक विकास के आधार को हम कोहलबर्ग के अनुसार समझते हैं। इस अवस्था में नैतिकता जो होती है वो पुरस्कार या दंड या समाज के नियमों पे प्रभावित होती है। बच्चा सही गलत का फैसला जो है वो बाहरी मानकों से करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? समाज के नियम और दंड का भय। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वो क्या कहता है, बाहरी मानकों से जो है सही गलत का फैसला कर पाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बाल्यावस्था में भाषा का विकास किस प्रकार का होता है? तो सामाजिक विकास की अगर हम बात करें तो पियाजे के अनुसार अगर देखें तो बच्चा जो होता है वह स्वयं केंद्रित बातें जो है छोड़कर दूसरों से संवाद करना और उनकी बातें सुनना प्रारंभ कर देता है। आत्म केंद्रित से सामाजिक की ओर चल बढ़ता है। इसीलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। हरलॉक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा क्या है? हरलॉक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की बात करें, लेटर चाइल्डहुड की बात करेंगे तो ये हो जाएगी 6 से 12 वर्ष, जिसको हम लोग उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं, जहां विकास में क्या होती है, स्थिरता आती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बाल्यावस्था में मिथ्या परिपक्वता का अर्थ क्या है? मिथ्या परिपक्वता की अगर हम बात करेंगे तो इसका अर्थ ही होता है जब बच्चा खुद को बड़ा दिखाने के लिए बड़ों के कपड़े पहनना, बड़ों के चप्पल जूते पहनना, उनकी तरह बात करना, उनके फैसलों में अपनी राय देना शुरू करता है। तो मतलब वो व्यवहार करने लगता है बड़ों की तरह, लेकिन उसका जो मानसिक विकास है वो अभी बड़ों की तरह नहीं हुआ होता है। बड़ों की तरह व्यवहार करने का प्रयास जो है वही मिथ्या परिपक्वता का अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। किसे स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं? स्मार्ट एज किसको कहते हैं? बालक इस समय शारीरिक रूप से बहुत फुर्तीला होता है और वह दिन भर बिना थके भाग दौड़ कर सकता है, तो इसको हम बोलते हैं बाल्यावस्था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बाल्यावस्था में लड़कों का भार लड़कियों की तुलना में कैसा होता है? वजन की बात करें, भार की बात करें तो इनमें अंतर दिखता है कि बाल्यावस्था के उत्तरार्ध की अगर हम बात करें, जैसे बाल्यावस्था में 11 से 12 वर्ष का अगर बच्चा है तो उसमें लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन तेजी से होते हैं और लड़कों से अधिक भारी और लंबी दिखने लगती हैं। यहाँ पर ये है 10 जब 11 से 12 वर्ष की जो लड़कियां और लड़के होते हैं उनमें लड़कियां जो है वो लड़कों से थोड़ा बड़ी और वजन में ज्यादा दिखने लगती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। किस अवस्था में बालक अपने समूह के सक्रिय सदस्य बनने लगते हैं? तो सक्रिय समूह सदस्य की बात करें, टोली गैंग की बात हो रही है, तो ये हो जाती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वो बच्चा जो है अपने टोली के नियमों को मानने लगता है, ग्रुप के जो भी नियम होते हैं, समूह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बाल्यावस्था में संवेगात्मक स्थिरता लाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब संवेगात्मक स्थिरता लाने के लिए क्या करना चाहिए? संवेगों का उदात्तीकरण करना। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिक्षक को बच्चे के गुस्से, उनकी ऊर्जा को खेल या कला में बदलना चाहिए ताकि वह सकारात्मक व्यक्तित्व बन सके, क्योंकि बहुत जरूरी है उनके संवेगात्मक स्थिरता लाने के लिए ऐसा कदम उठाना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? बाल्यावस्था में शिक्षक के स्वरूप की बात करें तो ये क्रिया आधारित शिक्षा होनी चाहिए, कि खेल एवं क्रिया आधारित। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रटने पर जोर नहीं देंगे, करके सीखने पर जोर देंगे। लर्निंग बाई डूइंग की बात होगी, लर्निंग बाई डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाई डूइंग पर जोर देना चाहिए, क्योंकि उनका चिंतन जो होता है वो व्यवहारिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। जीवात्म जीवात्मवाद किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? जीवात्मवाद पूर्व वाले अवस्था में बच्चा क्या करता है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानता है और उसे लगता है कि उसके चोट लगने पर उसकी गुड़िया भी रो रही है, ऐसा वो मानने लगते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक दायरा कहाँ तक सीमित होता है? सामाजिक दायरा की बात करें तो बच्चा अब केवल घर तक सीमित नहीं रहता है, वो शैशवावस्था में सीमित रहता है। यहाँ बच्चा जो है वो पास पड़ोस और विद्यालय भी जो है उसका विस्तार बढ़ जाता है सामाजिक का, वो मोहल्ले के दोस्तों तक सीमित हो जाता है, स्कूल के मैदान, है ना, इस तरीके से उसका जो है सामाजिक दायरा बढ़ता है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। शारीरिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था में
विकास जो है वो अत्यंत तीव्र होता है, या विकास की गति धीमी और सुदृढ़ होती है। बिल्कुल, इस समय जो विकास की गति है वो धीमी हो जाती है, स्थिरता आती है ना? और इसीलिए शरीर जो है बाहर से ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन अंदर से मजबूत होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बाल्यावस्था में आत्मसम्मान की भावना कैसी होती है? आत्मसम्मान की भावना, यदि 2 साथियों के बीच बच्चे की प्रशंसा होगी, तो उनका आत्मसम्मान जो है वो बढ़ता है। तिरस्कार होने पर वो कुंठित भी हो जाते हैं। कहने का मतलब साथियों की स्वीकृति पर निर्भर होता है। बिल्कुल। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उनको उनका क्या होता है कि अगर किसी ने उनकी प्रशंसा की तो वो खुश हो जाते हैं, अपना आत्म उन और अगर किसी ने उनका कुछ बुरा बोला तो वो कुंठित भी हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है दूसरे की स्वीकृति पर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को प्राथमिक सामाजिकरण का काल कहा है? तो एरिक्सन जो है वो मानते हैं बाल्यावस्था जो है वो प्राथमिक सामाजिकरण है, ठीक है? जो स्कूल जाने के कारण बच्चा समाज के व्यापक नियमों से पहली बार परिचित होता है, इसीलिए वो प्राथमिक सामाजिकरण है को मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बाल्यावस्था में दांतों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, स्थायी दांत आ जाते हैं, स्थायी दांत की संख्या 28 से 30 तक पहुंच जाती है। तो दांतों के विकास की बात करें जो तो 6 वर्ष जो है 6 वर्ष के बाद बच्चों के दांत गिरने लगते हैं और स्थायी दांत आने शुरू हो जाते हैं, और 12 वर्ष तक लगभग 28 दांत आ भी जाते हैं। इसीलिए जो है ये ए बी सी तीनों ही सही हो जाएंगे, लेकिन यहाँ स्थायी दांत ऑलरेडी लिखा ही है, तो ए सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति कैसी होती है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो होती है वो काफी प्रबल और विस्तारित होती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बच्चा जो है जीव जंतु मशीनों के बारे में, यह कैसे काम करता है और क्यों काम करता है, इस तरीके के अधिक प्रश्न पूछने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। कोहल वर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर किस अवस्था से मेल खाता है? तो परंपरागत नैतिक स्तर की बात करें तो कोहल वर्ग का जो दूसरा स्तर है, जहाँ बच्चा अच्छी अच्छी लड़की बनने की नियमों का पालन करता है, वो ये एज होती है उत्तर बाल्यावस्था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उनका वो मतलब अच्छी के नियमों का पालन ज्यादा करता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बाल्यावस्था में बुद्धि लब्धि आईक्यू कैसा होता है? इनमें आईक्यू की अगर हम बात करेंगे तो जो बाल्यावस्था में उचित वातावरण और प्रशिक्षण मिलने पर मानसिक क्षमताओं में सुधार किया जा सकता है। तो सबसे मस्ट क्या है? वातावरण शिक्षण से प्रभावित होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बाल्यावस्था में होने वाले भय का मुख्य कारण क्या है? बाल्यावस्था में क्या होता है कि सामाजिक तिरस्कार का बच्चों में भय होता है। इस उम्र में बच्चा अंधेरे से कम बल्कि दोस्तों द्वारा चिढ़ाए जाने पर ज्यादा, मतलब वो फेल होने पर और ज़्यादा चिढ़ाए जाने पर ज़्यादा डरता है। तो इनका हम कह सकते हैं अ, अम, असफलता या सामाजिक तिरस्कार जो होता है वो भय का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। समूह भावना के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो जो सामूहिक प्रोजेक्ट हैं वो कार्य देना चाहिए, ठीक है? ताकि उनमें समूह की भावना जागृत हो। वो बच्चों में सहयोग, सामंजस्य और समस्या समाधान के लिए सामाजिक गुणों अगर वो करते हैं, तो उनमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को प्रच्छन्न काल कहा है? प्रच्छन्न काल की बात करें तो फ्राइड ने कहा कहा है। क्यों कहा है उस पर भी आते हैं। फ्राइड ने इसलिए कहा है कि जो लैंगिक इच्छाएं हैं वो दब जाती हैं और सामाजिक जो गतिविधियां हैं वो प्रधान होती हैं इस एज में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बाल्यावस्था में संवेगात्मक प्रकटीकरण कैसा होता है? एक्सप्रेशन की बात करें तो वो किस तरीके के होते हैं? बच्चा अपनी खुशी या नाराजगी को खुलकर शब्दों या शारीरिक हावभाव से व्यक्त करना सीखता है। तो शब्दों और व्यवहार के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप में वो है करता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। बाल्यावस्था के अंत तक बालक की शब्दावली लगभग कितनी हो जाती है? शैशवावस्था में 272 वर्ड थे उनके पास, बट यहाँ अगर हम बात करें अंत की, बात हो रही है बाल्यावस्था के अंत की, तो 6 से 7 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनमें 5000 शब्द जो है उनकी शब्दावली का शब्द भंडार हो जाते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है उत्तर बाल्यावस्था में विकास का मुख्य आधार क्या है?
उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो यथार्थ दृष्टिकोण होता है, बिल्कुल। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चे जो हैं वो परियों की कहानी से बाहर निकल कर वास्तविक दुनिया की बातों में ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं। रियल वर्ल्ड की बात होएगी कि वो रियल वर्ल्ड में ज़्यादा बिलीव करने लगते हैं और वो अब क्या है उनके अंदर कि अब वो काल्पनिक कहानियों से बाहर निकल आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बाल्यावस्था में यौन शिक्षा देने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? प्राकृतिक यौन शिक्षा। शिक्षक को क्या करना चाहिए? वैज्ञानिक तरीके से शारीरिक परिवर्तनों के बारे में बताना चाहिए ताकि बच्चे के मन में भ्रांतियाँ ना रहें। तो क्या इसके लिए सही हो जाएगा? जीव विज्ञान के माध्यम से प्राकृतिक जानकारी देना। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। एरिक्सन के अनुसार बाल्यावस्था में कौन-सा द्वंद्व होता है? 6 से वार्ष जो 12 वर्ष के बच्चे हैं, तो उनमें क्या द्वंद्व होता है? उनमें होता है परिश्रम बनाम हीनता। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विश्वास बनाम अविश्वास शैशवावस्था में था। ये है आपका शैशवावस्था। बट ये है आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे क्या करते हैं कि अगर स्कूल के कार्यों में सफल होते हैं तो वह परिश्रमी बनते हैं, वरना खुद को दूसरे से कमतर समझने लगते हैं कि मतलब मैं दूसरों से बेटर नहीं हूँ, उनमें ऐसी भावना आने लग जाती है, इन हीनता जागृत होती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बाल्यावस्था में अधिगम की प्रक्रिया में सबसे प्रभावी क्या है? सबसे प्रभावी जो है वो है मूर्त अनुभव, बिल्कुल। इनमें क्या होता है कंक्रीट जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अमूर्त सिद्धांतों की बजाय अगर बच्चों को वस्तुएं दिखाकर पढ़ाया जाए जैसे ग्लोब दिखाकर है ना भूगोल पढ़ाई जाए तो वो सबसे प्रभावी ढंग रहता है सीखने के लिए। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे जो कि बाल्यावस्था से संबंधित थे। अगर आप यूपी टेट के जूनियर की तैयारी कर रहे हैं या प्राइमरी की तो ये दोनों के लिए ही बहुत ही सुटेबल है। आपको कोहल वर्क पढ़ना है, जीन प्याजे पढ़ना है, आपको एरिक्सन पढ़ना है। अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं तो इन सिद्धांतों को आपको ज़्यादा ध्यान से डीपली पढ़ना होगा और आपको बालक जो विकास की अवस्थाएँ हैं, शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनको भी डीप पढ़ना होगा, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।